सर फयाज अहमद और एक डॉक्टर शाहिद तुफैल। बाकी और कितने रह गए जो नहीं क्लासेस ले पा रहे हैं? बाकी 2 सब्जेक्ट्स की टीचर्स रहते हैं अभी। अच्छा, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को कैसे दिया जाता है? सर पोर्टल पे अपलोड, स्टूडेंट पोर्टल पे वीडियो लेक्चर जहाँ पे शो होता है वहाँ पे टीचर्स अपलोड कर देते हैं। वहाँ पूरी वीडियो आ जाती है पोर्टल पे? जी सर, वीडियो में आप लेक्चर शेयर कर देंगे तो वो यूट्यूब पे वीडियो ओपन हो जाएगी, आप लिंक वहाँ पे अपलोड कर देंगे। नहीं, यूट्यूब पे क्या मतलब किसी का पर्सनल चैनल? रिकॉर्डिंग किसी पे होती सर है हम सर? लोग जैसे ओपन करते हैं ना वीडियो, तो वो फिर सर का जो यूट्यूब पे चैनल होता है वो ओपन हो जाता है, वहाँ पे फिर वीडियो शो होती है। अच्छा, वो हर टीचर का अपना चैनल। जी सर। चलो, लिंकिंग सप्लाई चेन एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। अब अगेन बिजनेस परफॉर्मेंस का बहुत ताल्लुक सप्लाई चेन के साथ। अब सप्लाई चेन भी पार्ट ऑफ बिजनेस है, बल्कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। अब देखें आजकल क्या है, मतलब आज ये पैंडेमिक सिचुएशन जो ओवरऑल चल रहा है, इस पे तो आप फिजिकली जाके कर ही नहीं रहे। अब आप ऑनलाइन हैं, जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब अली एक्सप्रेस से ये अमेजोन की डिलीवरी समथिंग आती नहीं पाकिस्तान में, फिर आपको वो उस पर अली बाबा पे डालता है, अली बाबा भी नहीं उसको कर पा रहा, फिर आप अली एक्सप्रेस में चले जाते हैं। अली एक्सप्रेस आपको डिलीवरी दे रहा है 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, चाइना से उठ के। तो ये सारी चीजें हैं कि आपका सप्लाई चेन और आपका बिजनेस परफॉर्मेंस और आपकी सेल्स का बड़ा ताल्लुक बन जाता है सप्लाई चेन के साथ। अरे हेलो। जी सर। जी सर, सर आ रही है आवाज अब आपकी। कभी बंद हो जाता है, पता नहीं इंटरनेट को क्या इशू है आज। सर आप तो चले जाते हैं हमें छोड़ के। मेरे हाँ, सर नेट का बहुत इशू आ रहा है। यार मेरा जॉन के सिग्नल से का इशू है। ठीक है बेटे। चलें। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन इज अचीव्ड बाय। अब कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे? इन्वेंट्री को रिड्यूस करें, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें, डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें, इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें। शायद इसी बात है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जैसे भाई वो बात कर रहा था कि जो मैंने पानी का बॉटलिंग का बिजनेस शुरू करना है, अब मुझे बॉटल्स खरीदनी है, मुझे बॉटल्स के स्टॉपर्स खरीदने हैं, मुझे वो है ना किस मटेरियल के किस क्वालिटी। क्या हो गया? अच्छा, मैं आपको म्यूट कर दूं सबको? सर आप बोल नहीं रहे हैं, हमें आवाज नहीं आ रही। जासिम कह रहे हो। जी चलें जी, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है। इन्वेंट्री बहुत हद तक अपनी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इन्वेंट्री की अपनी कॉस्ट, जो चीज़ें आपको बाय करनी पड़ेंगी। दूसरा ये है कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट, उसकी कीपिंग कॉस्ट, उसकी कैरिंग कॉस्ट, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा मसला होता है, तो आप वो नहीं कर सकते। फिर क्या है, लॉजिस्टिक एक्सपेंस। ऑफ कोर्स इन्वेंट्री ज़्यादा है, आपने रॉ मटेरियल ज़्यादा बाय किया, उसकी लॉजिस्टिक्स, उसको लेके आना करना, तो उसके लिए भी बड़ा रोल है ना। अब ये जितने भी आप न्यू खान कह रहा हूँ, न्यू कैंपस के पास जो आपका अड्डा नहीं है ट्रकों का, आप लोग वहाँ से रोजाना गुजरते हैं, हाँ? यस सर। अब वहाँ काफी सारे ट्रक्स खड़े होते हैं, वो न्याजी गुड्स ट्रांसपोर्ट, फलानी गुड्स ट्रांसपोर्ट, वो क्या है सारे, दैट इज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक। अब वो एक उस जिस बंदे का अड्डा है, उसने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ उस अड्डे का प्लेटफॉर्म शेयर किया हुआ है। आपने जाके वहाँ पे ट्रक्स लगा दिए। अब एक कॉमन मैन डिसीजन है ना कि आपको कितने इतनी बोरियां सीमेंट की फॉर एग्जाम्पल कहीं लेके जानी है, तो आपने उस पर कौन सा ट्रक लगाना है। अच्छा, इसकी बड़ी एग्जाम्पल आजकल ये जो ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ किया हुआ है इस वायरस की वजह से, कि आप 50%
पैसेंजर्स के साथ अपनी गाड़ियों को अब जो है वो डेवो और इस तरह के जो लोग हैं, एक सीट आपने खाली छोड़ के लेके जानी है, एक सीट पे आपने मजा बचना है। तो उस पर अब क्या हुआ कि उनका लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस खासा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं क्योंकि हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, हमारी प्लांट पूरी नहीं होती, तो हमें फुल कैपेसिटी पे आप ऑपरेट करने देते। दिस इज लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, अब आपकी उस प्रोडक्शन कॉस्ट पे जो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल है, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो जब आपका प्रोडक्शन है किस तरह का, उसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है क्या। अभी हमको प्रोडक्शन हाउस जाके, अगर एनटीएम में आप लोगों ने जॉब की होगी, आप लोगों ने कुछ लोगों ने इंटर्नशिप की होगी, वहाँ 10 तरह के, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्राउज़र बना रहे हैं तो ट्राउज़र के लिए फैब्रिक एक और इम्पोर्टेंस रखता है। ट्राउज़र के लिए अगर उसमें लेसेस इन्वॉल्वमेंट वो और तरह से इम्पोर्टेंस रखती है, उसमें अगर कुछ जेब और इस तरह का मटेरियल इन्वॉल्व है तो वो ज़रा एक डिफरेंट चीज़ है। तो इम्प्रूविंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय, अब फर्स्ट हमारा फोकस क्या है कि हम एक साइड पे कॉस्ट को कम करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, और दूसरा फोकस क्या है कि हम अपने रेवेन्यू को इनहेंस कर सकते हैं। अब रेवेन्यू को इम्प्रूव करना या इनहेंस करना किस तरीके से, सेलिंग हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। अब पहले तो प्रोडक्ट जो है वो आपका इनोवेटिव है, उसमें मार्जिन ज़्यादा है। सेम इज द केस विद, जब आपकी प्रोडक्ट नहीं होती है, इनोवेटिव होती है, तो आपका उसके अंदर आपका मार्जिन ज़्यादा होता है। अच्छा, आपको वो दिन याद होंगे जब यू नो ये जो जैज़ था या मोबिलिंक था पहले, तो उसका जो जीएसएम पहला नेटवर्क उसका था, तो वो आपसे इनकमिंग भी चार्ज करता होता था, जैसे ये कॉल सुनने के पैसे भी लेता होता था। याद है वो दिन? थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूँ। ये सर सुना हुआ है, याद तो नहीं है लेकिन सुना हुआ है। सुना हुआ। चलें, आपको इतना पता है कि आपने जब वो नोकिया के पुराने, नोकिया वाज द ओनली हैंडसेट मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में जो सप्लाई देता होता था, और उसके जो मोबाइल फोन जी थे सर। पुराने वाले वो बड़े महंगे हुआ करते थे, 10 टाइप भी कोई 7 यस सर। हजार रुपए का फोन। तो उसमें क्या है कि जब आप ये फील करते हैं कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है एंड यू आर द ओनली सप्लायर, तो आप अपने हाई मार्जिन ज्यादा प्रोडक्ट, डिमांड करता है। हाँ, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे आप अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। चलो, फिर अचीविंग हायर मार्केट शेयर। अब ऑफ कोर्स मार्केट शेयर आपने अचीव करना है। इसी टेलीकॉम की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेलीकॉम के अंदर जो है वो तो टेलेनॉर है इस वक्त, और उसके अलावा जैज है और यूफोन है और जोंग है, 4-5 कंपनीज हैं जो लगी हुई हैं। तो एवरी कंपनी इज ट्राइंग कि वो मैं इनोवेटिव पैकेजेस ऑफर करूँ, इनोवेटिव इनोवेटिव सर्विसेज ऑफर करूँ, मार्केट शेयर मेरे पास ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स अगर आपकी कंपनी का बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो कोका कोला एंड पेप्सी ग्लोबल उसमें मार्केट में जाते हैं, तो आप अपना रेवेन्यू कैसे एनहांस कर सकते हैं, आप अपना मार्केट शेयर एनहांस कर लें, आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप बनाएं और ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा टारगेट मार्केट्स को सप्लाई करें। अच्छा, फिर क्या है, वो कहते हैं जी अचीविंग रिड्यूसिंग द बैक ऑर्डर इन द लॉस्ट सेल्स। जाहिर सी बात है कि लॉस्ट सेल्स किसको बुरी, मतलब किसको अच्छी लगेगी। आप तो एक क्लाइंट है, बैंक्स में जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा 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 इंपॉर्टेंट चलता है। आपके पास बैंक है, बैंक में आपके की डिपॉजिटर हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे का कुछ 200 मिलियन वहाँ पड़ा हुआ है, एक बंदे का कुछ 350 मिलियन वहाँ पड़ा हुआ है। तो आपकी ब्रांच अगर कोई 800-900 मिलियन पे खड़ी है, तो उस पर देखा जाएंगे तो 7-8-10% क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनका बहुत ज्यादा डिपॉजिट आपके बैंक में पड़ा होगा। तो जो आपका बैंक का डिपॉजिट फिगर है, बेसिकली दैट इज स्टूड ओवर 6-7% key depositor which are having the biggest amount of money in their accounts। अब उसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी एक क्लाइंट को अच्छा सर्व ना किया, राइट, अच्छी सर्विसेज ना दी, तो वो क्या करेगा, वो आपसे नाराज हो जाएगा। नाराज होगी, पहला काम क्या करेगा, वो अपने अकाउंट आपके पास से क्लोज करेगा, अपना सारा पैसा उठाएगा और आपके साथ वाले बैंक में चला जाएगा। अब ये जो लॉस्ट सेल्स है ना, ये आपको बहुत दुखेगी यार, इस बंदे की मैं केयर नहीं कर सका, इस बंदे के मुंशी के साथ मैंने बदतमीजी कर ली है, मेरे किसी स्टाफ ने कर ली, और इस बंदे का दिल थोड़ा सा खराब हो गया मेरी तरफ से और इसने उठा के अपना बिजनेस किसी और में ले गया। सो लॉस सेल्स जो है, मतलब आप एक स्टोर पे गए, स्टोर से स्टोर पे गए, स्टोर से आपको दूसरे को आपने रिड्यूस करना है। वो सर आपकी आवाज कट रही है। भाई डिस्टॉर्शन बहुत है, मैं आप सब लोगों को म्यूट करता हूँ 1 मिनट ताकि ये सुकून हो जाए। जी, लॉस सेल्स को आपने रिड्यूस करना है ताकि आपका
रेवेन्यू बढ़ सके, देन अट्रैक्टिंग न्यू मार्केट, दैट इज डिफरेंट कि जी आप नई मार्केट को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अब मार्केट के दो तीन एंड्स होते हैं, एक हाई एंड मार्केट होती है, एक लो एंड मार्केट होती है। फॉर एग्जांपल जो हम बात करते हैं मर्सिडीज कार की, मर्सिडीज कार एक हाई एंड मार्केट की गाड़ी है, वो महंगी गाड़ी है, वो एक एक जो वो लोग जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग जिनका लाइफस्टाइल के साथ मर्सिडीज या BMW मैच करती है, तो उसके लिए अपना प्रोडक्ट वो बना रहे हैं और वो उसको बेच रहे हैं। अच्छा, अगर वो इकोनॉमी सीरीज की गाड़ियां भी बनाना शुरू कर दे और वो उसकी गाड़ियां जो है मतलब 15 लाख रुपए में भी, 18 लाख रुपए में मर्सिडीज कार किसी तरीके से बन के आना शुरू हो जाए, वो एक छोटी कार हो, उसमें मर्सिडीज का मोनोग्राम सब लोग एंजॉय कर लें, और वो एक इकोनॉमी काइंड ऑफ कार हो, फ्यूल एफिशिएंसी भी उसकी थोड़ी सी बेहतर हो, तो उससे क्या होगा कि एक वो बहुत बड़ा सेगमेंट जो पहले मर्सिडीज नहीं बाय कर सकता था, बिकॉज दैट इज एक्सपेंसिव कार एंड दे यूज्ड टू बाय होंडा कार्स एंड दे यूज्ड टू बाय टोयोटा कार्स। अब उनको लगेगा कि यार मैं 15 20 22 25 लाख रुपए में इफ आई कुड बाय मर्सिडीज, so I should enjoy the name. The people would say that he is driving Mercedes, or he is driving BMW, or he is buying BMW. So this is how when you offer a bit different product, when you attract the new segments of the market, तो उससे भी आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है और अपने रेवेन्यू को आप बढ़ा लेते हैं। Decreasing the supply time to the market, if you really can control the time of supply to the market, उससे भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। For example, you need certain product और उसके सप्लायर 5 मार्केट में बैठे हुए हैं। अब सप्लायर ए के पास गए, उसके पास वो प्रोडक्ट उस वक्त अवेलेबल नहीं था, सप्लायर बी के पास नहीं था, तो आपने कहा कि यार मुझे बताएं, मैं इसकी फास्टेस्ट डिलीवरी आपको विद इन इतने आवर्स दे सकता हूँ। तो उसने कहा यार ठीक है, तो वो आप फिर प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर लेंगे और आपके पास वो चीज़ें स्टॉक भी है, मतलब यू आर द स्मार्ट स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ समथिंग, तो आप उसको एड्रेस जल्दी कर लेंगे, तो उससे भी अपना रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। देन क्या है, इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है? ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट एक्सपेंस को कम कर लेना, एसेट यूटिलाइजेशन को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर लेना, डिले कर लेना, एसेट यूटिलाइजेशन को बढ़ा देना। और अच्छा जी, कौन है इसको क्या है जी? जी जैद क्या कह रहे हैं? हेलो, somebody was raising hand. हेलो जी सर। भाई, आवाज आ रही है? गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर आ रही है आवाज। चलो बस गुजारा करो यार, गुजारा करो। जी सर। जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। चलें, राइट। अच्छा जी, हम इवनिंग के बच्चे भी यही क्लास लेंगे? यार इवनिंग वालों का टाइम यही था, उनको मैंने सीआर को कांटेक्ट तो किया, सीआर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मुझे नहीं पता कोई इवनिंग वाला ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर ये 2-3 आए हैं इवनिंग वाले। सर आए हैं 2-3 इवनिंग वाले। 2-3 आए हैं सर इवनिंग वाले कहाँ भी। से चोरिंग करके आए? आने दो यार, टेंशन ओके सर। चल। सर हमने ज्वाइन किया है, लेकिन आतिफ हमें कह रहा है, सर हमने ज्वाइन किया लेकिन आतिफ कह रहा है कि आप इवनिंग वालों के नहीं है। नहीं, कोई जो मर्जी आ जाए, वैसे ही टाइम तो चले। आतिफ हमें अभी कह रहा है कि नहीं इवनिंग वालों का, मॉर्निंग वालों का। और छोड़ दे आते को। इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यार ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है सर। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है भाई लोगों? आप पिज्जा हट जाते हैं, वो आपको कितने
कम वक्त में आपका ऑर्डर आपके टेबल पे सर्व कर देता है। अब दरम्यान में ना जब पिज़्ज़ा हट पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, जब शुरू के दिन है जब पिज़्ज़ा हर दुकान से नहीं मिला करता था और पाकिस्तानी और ये ख़ास तौर पर फैसलाबाद के लोग पिज़्ज़ा से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो हम मतलब बात थोड़ी सी पुरानी है, मतलब हम लोग भी 2005-6 में जो है ये पिज़्ज़ा नया नया आया था, तो बड़े शौक से पिज़्ज़ा खाने गए। अच्छा, अब उसमें तो हुआ क्या कि अब पिज़्ज़ा हट वाज द ओनली पिज़्ज़ा आउटलेट इन फैसलाबाद, और उसका वो जो सिविल लाइन पे था जहाँ पे अब डोमिनोज है आजकल, वहाँ पे उसका ब्रांच था। और आधा फैसलाबाद शाम को उठ के पिज़्ज़ा खाने चला जाता था। अब उनके पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं उनको बैठाने की, और पीछे किचन इतना स्मार्ट नहीं था, ओवन इतना स्मार्ट नहीं था कि वो इतने सारे ऑर्डर्स एट वंस एडजस्ट कर ले। तो उससे उन्होंने उन लोगों को कंप्लेंट्स आना शुरू कर दी कि यार भाई हम जाके बैठे रहते हैं, आप कुछ 40 मिनट बाद, 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद हमें अपना ऑर्डर सर्व करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने किचन की और ओवन की कैपेसिटी बढ़ाई। अपनी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ ना, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, तो उस पर उन्होंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया। अब उनके जो ऑर्डर टेकर या जो वेटर जिसको हम बोलते हैं दूसरे अल्फाज में, वो आते थे तो उनके गले में ना स्टॉप वॉच हुआ करती थी, और वो आपका ऑर्डर लेते थे, ऑर्डर लेके वो वॉच उतार के आपके टेबल पे रख जाता था, स्टॉप वॉच, और वो आपको कहता था सर अगर ये 20 मिनट में या 25 मिनट्स में मैं आपको ऑर्डर सर्व ना करूं तो आप मेरा ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करिएगा, आप मुझे पैसे ना दीजिएगा। अब इस हद तक उन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर ली। अब जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्डर वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व तो नहीं कर सकते ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिया, स्टॉप वॉच आपके सामने रखी। अब एक तो स्टॉप वॉच सामने है, आप जरा तंग नहीं होंगे, आप बैठ रहे हैं, आप आराम से टाइम को काउंट डाउन करते हुए देख रहे हैं कि यार क्या है। और फिर वो इतने स्मार्ट थे कि आपको बिफोर 25 मिनट्स और 30 मिनट्स व्हाटएवर द टाइम वाज, दे वर एबल टू डिलीवर योर ऑर्डर। तो इस तरीके से होता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी आप जब इनहेंस कर लेते हैं, तो जहाँ आप 1 घंटे में 10 पिज्जा बना लेते थे, तो फिर 1 घंटे में आप 20 पिज्जा भी बना रहे होंगे, राइट। तो उसको इनहेंस करना ना, उससे इनहेंस करने का तरीका क्या है कि जी आपने एक्सपेंस को रिड्यूस करना है, आपने एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज करना है, और आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिले करना है या कम करना है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हर तरह से मतलब डिले या कम नहीं हो सकता, उसके लिए भी काम, रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल बाय रिड्यूसिंग इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, इंजीनियरिंग काइंड ऑफ स्टफ जो है वो आपको बता सकते हैं। और रिड्यूसिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है कि जी वो जो जिनसे आप लोगों ने पैसे वैसे लेने होते हैं, करने होते हैं, जिनसे कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, तो उनको अगर आप रिड्यूस कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑफकोर्स आपके पास वो पैसा आना, वर्किंग कैपिटल वो जो आपने वो डेली बेसिस पे यूज़ करना है, तो वो आपके पास होगा। तो आप अपने वो उधार और वो सारी चीज़ें आपने दी हुई हैं उसको आप कम करेंगे, वहाँ से आप पैसा वापस खींच के लेके आना शुरू कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका वो इनहेंस हो जाएगा। तो ये है आपका लिंक बिटवीन सप्लाई चेन एंड योर बिजनेस परफॉर्मेंस। इफ यू कैन develop a smart supply chain, so your performance, your business performance that could be made better. उसके बाद एक आध और चीज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर कर, ये पेज नंबर 40 पे आइएगा, जिनके पास बुक है नहीं है तो उस पेज से गुजारा करें। अच्छा, अब ये क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल। अगर मैं आपको दिखाऊं फिगर 2.10, अब अगर इसको हम लेफ्ट से ऊपर से शुरू करें, नजर आ रही है भाई सबको फिगर? यस जी सर। चलें, इसमें ना हम क्लास को ऐसे ही किया करेंगे, जो हमारी पिछले वाली क्लास है वो हम 1 बजे किया करेंगे, इकट्ठी मॉर्निंग इवनिंग की। और चलें अब जी शुरू करिएगा यहाँ से, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है? ROA इसका एक फॉर्मूला होता है, हाँ? ठीक है, जितने भी पैसे आप लोगों ने, जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा किया, उनको अपने एसेट से डिवाइड किया तो रिटर्न आ गया। अब एसेट्स पे जो रिटर्न है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन,
जा रहा है और नीचे क्या जा रहा है, एसेट्स टर्नओवर, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ये दो चीजें। मैं इस एंड की बात कर रहा हूँ और फिर इस एंड की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं? नेट प्रॉफिट जो भी आपकी कंपनी करा और जितनी आपने सेल्स की, सेल्स आपने की 10 लाख रुपए की, नेट प्रॉफिट आपका उसके अंदर था 2 लाख रुपए। चलिए नीचे आ जाए, एसेट्स टर्नओवर क्या होते हैं कि टोटल सेल्स, कितने एसेट्स को यूटिलाइज करके टोटल सेल्स आपने कितनी की, एसेट्स सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। चलें नेट प्रॉफिट मार्जिन को आगे लेके चलें तो वो उसमें है क्या बेसिकली, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। तो एक ऊपर वाला जो है वो नेट प्रॉफिट वाली चीज चलेगी और नीचे हमारे पास सेल्स आ गई। नेट प्रॉफिट कैसे है, बेसिकली ग्रॉस मार्जिन से, टोटल एक्सपेंस से और इनकम टैक्स। हमारे पास टोटल एक्सपेंस, ग्रॉस मार्जिन में से हमने टोटल एक्सपेंस भी निकाल दिया और जो बाकी बचा उसमें से हमने टैक्स भी पे कर दिया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस मार्जिन में क्या है, ग्रॉस मार्जिन में हमारे पास क्या था, टोटल सेल्स और उसमें से हमने माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दी। टोटल एक्सपेंसेस क्या था, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, राइट। अब नीचे आ जाए आप, एसेट्स टर्नओवर या सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, इधर की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है, वन आर द सेल्स, नीचे क्या है टोटल एसेट्स, उससे आगे क्या है। अब टोटल एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या है, वो कहता है जो इन्वेंट्री भी आपकी करंट एसेट होती है, अकाउंट्स रिसीवेबल भी आपकी करंट, अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई होगी ना मेरे से ज़्यादा, इन्वेंट्री भी आपकी करंट एसेट्स है, अकाउंट्स रिसीवेबल भी आपकी करंट एसेट्स है, और अदर करंट एसेट्स भी, जो आपका पैसा वैसा बैंक में पड़ा हुआ है, जो घर आपने पैसे रखे हुए हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल है कि आप अपने प्रॉफिट को किस तरीके से, कहाँ से, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट्स टर्नओवर को। अब आपने हर एक स्टेप पे इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैक्सिमाइज करने वाली हैं उनको मैक्सिमाइज करना है और जो चीज़ें मिनिमाइज करने वाली है उनको आपने मिनिमाइज करना है, ताकि आपकी वो चीज़ें ओवरऑल बेस्ट हो सके। देखा जाए तो इस चैप्टर में और जो डिस्कस करने वाला था वो ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है। प्लस मैं आपको कुछ चीज़ें और पढ़ने के लिए पोर्टल पे अपलोड करूँगा, कुछ वीडियो साथ में चलती रहेंगी, और जहाँ से जिस तरीके से कोई ये भी सिलसिला हो गया, फिर जो एंड ऑफ द डे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको आप सर्च आउट कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, बुक से कर लीजिएगा, तो फिर एग्जाम जब भी हुआ जैसा भी हुआ वो उस हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर जी। अभी कोई सवाल पीछे से कोई कुछ पूछ रहा था वो पूछ लेकर आए। नो सर। बाकी उबैद बेटा ये जो क्लास है ना हमारी ये वाली थर्सडे वाली, इसको फिर आप 1 बजे कर लें। आप लोग इवनिंग वालों के साथ आ जाए, मैं इवनिंग वालों को भी क्लियरली बता देता हूँ कि वो तो होंगे ही सर होंगे। वो बैद क्लास में है नहीं। चलो जो भी है, मैं देख नहीं रहा कौन। चले आप, सर मैंने सीआर को मैसेज किया है, वो कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ क्लास में। चले नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने इवनिंग के सीआर को आसिम को ठीक है, किया है। आप वलीद बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ वलीद, कोई बात नहीं। आप वलीद, आप किस से हो, मॉर्निंग से हो इवनिंग से हो? इवनिंग से सर। आप इवनिंग से हैं, चलें। अब मॉर्निंग से कौन है, फॉर एग्जांपल लारेब मेरे से बात करे जरा। जी सर। हाँ लारेब, हम आपकी क्लास मॉर्निंग में वैसे तो मेरे ख्याल में 10 बजे थी, तो आप लोग भी इवनिंग के साथ ही फिर 1 बजे कर लिया करें क्लास थर्सडे को। जी जी ठीक है सर। हाँ, और फ्राइडे में जब क्लास हुआ करेगी तो उसका टाइम मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा, नहीं तो फिर हम गुजारा करेंगे जैसे। ओके सर। जी सर, गुजारा तो करना ही पड़ना है। चले ठीक है भाई लोगों, फिर हाँ? ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। सर, थैंक यू सर। तो फ्राइडे को जुम्मे के बाद ले लीजिएगा करके क्लास। मैं बेटा आपको बता